नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अकाउंट फाइनल करने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरली पूरे साल कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो चाहे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन जाता है जो कंपनी के लिए चाहे तो इनकम है, चाहे तो एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी के लिए यानी आपको ये देखना होगा कि कंपनी का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे कंपनी को जो है फायदा होगा। सपोज करिए कि कंपनी ने कोई सेल किया। अब कंपनी जो है, मान लीजिए कि उसका जो है मोबाइल बनाने का फैक्ट्री है, चाहे मोबाइल बनाने का बिजनेस है, तो अब उस मोबाइल बनाने के लिए कंपनी जो है फैक्ट्री का सेटअप की है। कंपनी जो है जगह जगह पे ऑफिसेस बनाई है। कंपनी का हेड ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस है, यानी बहुत सारे ऑफिसेस बना के रखे, क्योंकि कंपनी का थ्रू आउट इंडिया चाहे थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसका सेल है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए कंपनी को उस तरह से स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है ताकि कंपनी का ग्रोथ डे बाय डे जो है होता रहे, कंपनी को किसी तरह का ऑब्स्टेकल जो है फेस ना करना पड़े, प्लस कंपनी का गुडविल भी जो है मार्केट में दिन पे दिन बढ़ता रहे। उसके लिए कंपनी बहुत सारे स्ट्रेटजी जो है अपनाती है और कंपनी यही चाहती है कि किसी भी आदमी को ये न लगे कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है। मान लीजिए कंपनी के साथ में बहुत सारे आदमी जो है एसोसिएटेड होते हैं। सपोज करिए कि कंपनी का कोई जो है डिस्ट्रीब्यूटर है जो कंपनी का माल जो है सेल कर रहा है, तो उसको भी जो है टाइम टू टाइम अपना हिसाब जो है क्लियर चाहिए। अगर किसी के माइंड में ये बैठ जा रहा है कि मेरे हिसाब में किसी तरह का गड़बड़ी है, तो वहीं से उसका सोचने का थिंकिंग जो है कंपनी के प्रति जो है बदल जाएगा। यही सब के कारण जो है कंपनी उस तरह से स्ट्रेटजी बनाती है कि किसी भी कस्टमर हो, चाहे जो आदमी इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो के कंपनी के प्रति वो कुछ जो है गलत ना सोचे। तो कंपनी अगर सपोज करिए कि उसका फैक्ट्री है जहाँ पे उसका प्रोडक्शन का काम चल रहा है, अगर कंपनी का मेन बिजनेस जो है मोबाइल बना के उसको सेल करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन जो जाता है जो कंपनी के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर कंपनी का मोबाइल में बिजनेस है तो कंपनी जो है सबसे पहले उसको फैक्ट्री में अपना जो है मोबाइल को बनाएगी। मोबाइल बनाने के लिए कंपनी जो है रॉ मटेरियल परचेज करेगी। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद अगर उसमें प्रोसेस की ज़रूरत है, अगर प्लांट एंड मशीनरी में उसको जो है प्रोसेस की ज़रूरत है, तो उसको जो है प्रोसेस करेगी, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग जो है नेचर होता है। कहीं पे आपको जो है प्रोसेस की ज़रूरत होता है, कहीं पे आपको जो है असेंबल की ज़रूरत होता है, क्योंकि मोबाइल में जनरली क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया में नहीं बनता है, वो बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि उसको जो है
फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर जो है इंगेज रहते हैं, जो अलग अलग पार्ट को, क्योंकि कंपनी बाकायदे उसके लिए उन लोग को ट्रेनिंग देती है कि आपको इस तरह से असेंबल करना है। तो बहुत सारे लेबर उस पार्ट को जो है असेंबल करते हैं। कंपनी को मैनेज करने के लिए फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, बहुत सारे जो है मैनेजरियल पर्सन होते हैं जो उस इस्टेब्लिशमेंट को, यानी जो उस फैक्ट्री को रन करते हैं, ताकि फैक्ट्री जो है स्मूथली चलता रहे, फैक्ट्री में किसी तरह का जो है ऑब्स्टेकल ना आए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन जाता है जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए थे मोबाइल का बिजनेस है, तो मोबाइल बनाने तक जो कॉस्ट है वो तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। प्लस अगर मोबाइल बन जाने के बाद उसको पैकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस कंपनी का सेल जो है थ्रू आउट इंडिया, चाहे बहुत सारे फॉरेन कंट्री में भी है, तो उसके लिए बाकायदे जब तक उसका पैकिंग नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा तो कंपनी के प्रति उसका छवि जो है थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट कंपनी के ऊपर जाएगा। इसीलिए कंपनी बाकायदे उसको पैकिंग करती है ताकि पैकिंग जो है एट्रैक्टिव रहे। तो हमको हमेशा यही सोचना होगा कि कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है उसको सेलेबल होने तक जो कॉस्ट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो उससे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेज है, जैसे मान लीजिए कि जगह जगह पे कंपनी अपना ब्रांच ऑफिस खोल के रखी है, जहाँ पे उसका सेल्स का बंदा बैठ रहा है, जहाँ पे इनवॉइस जनरेट करने वाला है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, स्टोर है, यानी ये सब जगह पे बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होता है जो कंपनी का प्रोडक्ट बन जाने के बाद जो है उसको सपोर्ट करता है कि ताकि कंपनी का सेल बढ़े। अगर कंपनी का सेल बढ़ेगा तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक वाला सपोर्ट करेगा, सेल्स टीम सपोर्ट करेगा, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट उसको पुश करने के लिए कंपनी सेटअप करके रखती है। तो वो सारा डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो कंपनी ही उठाती है। अगर वो सारे डिपार्टमेंट का खर्चा कंपनी उठाती है जो कि उस प्रोडक्ट से, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ करने में, कंपनी का दिन पे दिन जो है मार्केट में गुडविल क्रिएट हो गए, लोग जो है उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति विश्वास आए, तो ये सारे खर्चे जो होते हैं कंपनी का इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वैसे ही कंपनी अगर सपोज करिए कि कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है, अगर कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो अगर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को डिविडेंड मिल रहा हो, चाहे कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, अगर आप कंपनी को, अगर जिस कंपनी का अकाउंट आप फाइनल कर रहे हैं उसको अपने आप को जो है उसके जगह पे खड़े होकर सोचेंगे। अगर सपोज करिए कि आपने कोई बैंक में एफडी किया है,
अब बैंक से आपको जो है उस एफडी के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। तो वैसे ही कंपनी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो कंपनी के लिए वो जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी न किसी तरह से अगर इनकम होता है तो वो इनकम भी आपको जो है, क्योंकि वो मेरा कोर बिजनेस नहीं है, कंपनी के पास सरप्लस फंड था, कंपनी ये देखी कि इस सरप्लस फंड को जो मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस का 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जा रहा है। अगर हमको जो है यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना है तो उसके लिए हमको अलग से एक प्लांट जो है लगाना पड़ेगा। अब उस प्लांट को लगाने के लिए जितना कॉस्ट आएगा, सपोज करिए कि उतना पैसा कंपनी के पास अभी नहीं है, तो कंपनी के पास वो पैसा तो आइडल जो है पड़ा रहेगा। वैसे कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी। जब तक नया प्लांट डालने के लिए जो जितना पैसे की ज़रूरत है उतना का बंदोबस्त जो है नहीं हो जाता है। तो ये सब एक्टिविटी से अगर कोई इनकम होता है तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। मान लीजिए कंपनी अगर कोई सेल कर रही है, तो कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो कंपनी के पास पैसा जो है आएगा और उसके ऊपर कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट, अगर एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ दे तो अगर कंपनी को आगे रन करना है तो जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी आगे जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये जैसे सेल हो गया, कंपनी जो है रॉ मटेरियल को परचेज करती है, फैक्ट्री में जो है बहुत सारे लेबर को लगा के रखी है, तो ये सारा पार्ट जो है जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, जो आपके ऑफिसेस में स्टाफ सब बैठे हुए हैं, जो आपके कंपनी को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब सारा खर्चा जो है आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस का आपका रेंट है, मान लीजिए कि इनवॉइस बनाने के लिए, उसको जो है सेटअप करने के लिए, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वही होता है जो बिजनेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। अब बात करेंगे कि बैलेंस शीट में जो है कौन सा ट्रांजैक्शन जाता है। तो बैलेंस शीट में वही ट्रांजैक्शन जाएगा आप जिस पीरियड का अकाउंट फाइनल कर रहे हैं। जिस पीरियड का अकाउंट फाइनल कर रहे हैं उसके लास्ट डेट में देखिए कि कंपनी के पास क्या क्या बैलेंस बचा हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है, तो अब आपको देखना होगा कि 31 मार्च के डेट में कंपनी के पास क्या क्या बैलेंस बचा हुआ है। अब उस बैलेंस में से आपको देखना होगा कि जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस कंपनी के ऊपर बर्डन है कि वो बैलेंस कंपनी को फ्रीडम देती है, यानी एक्सटर्नल जो है दबाव नहीं आएगा। बर्डन मीन्स एक्सटर्नल दबाव आएगा। जैसे आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो टैक्स अथॉरिटी आपको दबाव देगी कि आप पेमेंट करिए। मान लीजिए कि आपने क्रेडिट में मटेरियल परचेज किया तो जो मटेरियल सप्लाई किया है वो आपको दबाव देगा कि आप मेरा पेमेंट जल्दी से जल्दी करिए। मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दिया है वो आपको दबाव देगा कि आप मेरा पेमेंट टाइमली करिए। वैसे ही एसेट्स होता है जो कंपनी को फ्रीडम देता है। मान लीजिए कि कंपनी ने उधार में माल किसी को सेल किया है, कंपनी का पैसा किसी और के ऊपर बकाया है, एक्सटर्नल कोई दबाव जो है नहीं दे सकता है। कंपनी चाहेगी तो उससे पैसा लेगी, अगर
कंपनी चाहे तो उसको पैसा छोड़ देगी, क्योंकि ये कंपनी को फ्रीडम देती है। मान लीजिए कंपनी के पास लास्ट डेट में स्टॉक बचा हुआ है, अब कंपनी चाहे तो उस स्टॉक को फर्दर जो है यूज करे, चाहे तो कंपनी उस स्टॉक को जो है डिस्ट्रॉयड कर दे, चाहे तो कंपनी उस स्टॉक को कुछ भी करे। कोई एक्सटर्नल दबाव जो है कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। कंपनी ने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगी कि क्या करेगी। एक्सटर्नल दबाव यहाँ नहीं है, कंपनी चाहे तो उसको छोड़ भी सकती है। कंपनी का जो बैंक बैलेंस है, कंपनी उस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज करे, एक्सटर्नल दबाव इसके ऊपर भी नहीं है। फिक्स एसेट, मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, आपको ये देखना होगा कि उस ट्रांजैक्शन यानी जो एक्सपेंसेस हमने किया और उसके बदले में कोई सामान आया, उस सामान का लाइफ जो है 1 साल ही है ना 1 साल से ज़्यादा है। अगर कोई सामान आप खरीदे उसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो वो लास्ट डेट में उसका बैलेंस बचेगा ही बचेगा। अब आप ये देखिए कि वो जो बैलेंस बचा है कंपनी को फ्रीडम दे रही है कि कंपनी के ऊपर बर्डन है। मान लीजिए कंपनी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है खरीदा, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी अपने पैसे से खरीदी है, उसका बैलेंस अगर उस प्लांट एंड मशीनरी का 10 ईयर लाइफ है, यानी 10 साल तक वो प्लांट एंड मशीनरी चलेगी। जैसे अगर आप जो है एसी खरीद रहे हैं, चाहे कोई बाइक खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें अगर 1 साल से ज़्यादा का उसमें वारंटी चाहे गारंटी है, तो वो क्या हो गया कि मेरा इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है इसी साल तक नहीं है, इसका इफेक्ट जो है अगले साल भी आएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है उसका ट्रांजैक्शन उसी साल होता है। अगर उसको पूरा का पूरा अगर हम सॉर्ट आउट जो है कर दे रहे हैं, अगर उसमें बचा है तो उसका इफेक्ट अगले साल जाएगा ही जाएगा। लेकिन वो आपका किस तरह से हो गया कि आपने उसको सॉर्ट आउट जो है नहीं किया, लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका लाइफ है जो है मान लीजिए कि 1 साल से ज़्यादा का है, वो आपके सोचने समझने से नहीं होगा। ठीक है, अगर उसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का है तो वो आपके बस में नहीं है कि आप उसको जो है कम कर दें। अगर आपको कम करना है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो देखिए, अगर हम कोई फिक्स एसेट्स जो है परचेज कर रहे हैं जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका एक मैकेनिज्म जो है बना दी है कि हर एक फिक्स एसेट्स का लाइफ जो है यानी वैल्यू जो है कितना % से कम होगा, उसका आपको जो है इनकम टैक्स में भी रेट दिया हुआ है, कंपनी एक्ट में भी आपको रेट दिया हुआ है कि इस % से अगर ऐसा कोई एसेट्स जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का है तो आपको जो है अलग अलग एसेट्स का अलग अलग % दिया हुआ है कि आपका उस एसेट्स का वैल्यू हर एक साल जो है इस % से कम हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि कोई एसेट्स हमने 5 लाख में खरीदा, सपोज करिए कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का हम अकाउंट बना रहे हैं उसके ओपनिंग में ही हमने खरीदा, 5 लाख का एसेट्स हमने शुरू में खरीदा। अब जो है लास्ट डेट में उसका डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसका वैल्यू बचा 3 लाख रुपया। अब 5 लाख में खरीदे, उसका वैल्यू बच गया 3 लाख रुपया। अब वो 2 लाख रुपया मेरे लिए क्या हो गया? 2 लाख रुपया तो मेरे लिए लॉस है ना, क्योंकि जो सामान हमने 5 लाख में खरीदा
1 साल के बाद उसी सामान का वैल्यू हो गया 3 लाख रुपया, तो वो 2 लाख रुपया जो लॉस हुआ, वो 2 लाख रुपया लॉस किसके लिए हुआ? हम जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो 2 लाख रुपया उसमें सपोर्ट किया। अब वो 2 लाख रुपया उसमें सपोर्ट किया तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो वो डेप्रिसिएशन यानी जितना से मेरा एसेट्स का वैल्यू कम हो गया उतना अमाउंट आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये सब, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको अकाउंट फाइनल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे भी आपको मैं इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको जो है लाते रहूँगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। धन्यवाद।